क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका रिवीजन करेंगे और उन पॉइंट्स की मदद से इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर आराम से दिया जा सकता है। तो जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है इस चैप्टर से कि वाई और व्हाट वाज द यूटोपियन विजन ऑफ द प्रिंट ड्रॉन अप बाय फ्रेडरिक सोरियू इन 1848। फ्रेडरिक सोरियू ने जो अपना यूटोपियन विजन ड्रॉ किया था 1848 में अंडर द टॉपिक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, उसके मेन फीचर्स क्या थे। तो इसमें आप लोग फ्रेडरिक सोरियू का जो विजन है, जो उसने विजुअलाइज किया था कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होने चाहिए, और इसमें जो उसके प्रिंट की 4th सीरीज थी, फर्स्ट प्रिंट को शो करके उसमें दिखाया गया कि किस तरह से यूरोप के और अमेरिका के लोग एक लंबे लाइन में मार्च करते हुए जाते हैं और जब वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास करते हैं तो उसे अपना रिस्पेक्ट शो करते हैं। तो ये सिंबलाइज करता है ये जो प्रिंट है कि अब मोनार्की रूल ओवर हो गया है और जो दुनिया के जो देश हैं अब वो मॉडर्न स्टेट्स में कन्वर्ट होने लगे हैं। मॉडर्न स्टेट्स मतलब मोनार्की रूल ओवर हो चुका है, अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है ये यूरोप और अमेरिका की कंट्रीज में स्टैब्लिश हो चुके हैं। और इस पेंटिंग में ऊपर से अगर आसमान में देखेंगे तो जीसस क्राइस्ट, दूसरे संत और जो एंजल्स हैं वो इस सीन को देख रहे हैं। तो आर्टिस्ट ने गॉड को यूज किया है किस चीज के लिए? दुनिया के जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की फीलिंग को सिंबलाइज करने के लिए। तो इस चैप्टर में फ्रेडरिक सोरियू का जो विजन था उससे रिलेटेड कई सारे इश्यूज डिस्कस किए गए हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट। तो इसका क्या मतलब है? मॉडर्न स्टेट, ये मॉडर्न स्टेट वो स्टेट होता है जहां पर जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड वे में एक्सरसाइज किया जाता है और इसमें जो रूल है वो इंडिपेंडेंट रूल होता है, सोवरेन कंट्रोल होता है ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। और ये जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो यूरोप में काफी लंबे समय से डेवलप हो रहा था। तो जो नेशन स्टेट है ये वो होता है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। तो नेशन स्टेट वो होता है जहां पे जो सिटीजन्स, मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स होते हैं और रूलर्स भी उनके अंदर कॉमन आइडेंटिटी का सेंस डेवलप होता है, मतलब उनके अंदर यूनिटी होती है, उनके बीच उनकी एक कॉमन हिस्ट्री होती है और ये जो कॉमननेस है किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों के बीच में, रूलर के बीच में, वो उस कंट्री को नेशन स्टेट जो है बनाता है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो अगला जो क्वेश्चन है रेज होगा कि what were the steps taken by the French revolutionary to create a sense of unity among the French people। तो सबसे पहले नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन, सबसे पहले जो नेशनलिस्टिक एक्सप्रेशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही फ्रांस में एक्सपीरियंस किए गए। तो कौन से पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस फ्रांस में इंट्रोड्यूस किए गए रिवॉल्यूशन के बाद? पहला तो यही है कि रिवॉल्यूशन के बाद मोनार्की रूल वाज ओवर एंड पावर वाज ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स मींस नेशनल असेंबली। इसके बाद ला पेट्रे, ले सिटोइन, ये कॉन्सेप्ट जो है इसको
इस पर एम्फेसाइज किया गया। स्टेट्स जर्नल जो है इट वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल असेंबली। फिर देश के अंदर यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए और रिवोल्यूशनरीज ने आगे कहा कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियल्स हैं उनको यूरोप के दूसरी कंट्रीज तक ले जाएं और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया के या यूरोप के दूसरे देशों को डेस्पोटिक रूल से लिबरेट कराएं। इसके लिए जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी आर्मीज इन्होंने नेपोलियन के लीडरशिप में फ्रांस के बाहर की जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनको कॉन्कर करना और वहां पर अपने रूल एस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए। फिर नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं कलेक्टिवली इनको सिविल कोड ऑफ 1804 कहा गया या नेपोलियनिक कोड कहा गया। तो मेन फीचर्स आपके नेक्स्ट पॉइंट है कि नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 के मेन फीचर्स क्या हैं। तो इसमें आप लोग इसमें इनके सिविल कोड के मेन फीचर्स लिखोगे कि ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ट्रांसपोर्ट communication system were improved, custom duties were abolished and privileges based on birth they were removed, equality was established and right to property was secured। तो शुरू में जो नेपोलियनिक आर्मी थी जिसने हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वॉर्सो यहाँ पर कब्जा किया था, इनको वेलकम किया गया एज अ हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, एज अ मैसेंजर ऑफ लिबर्टी। लेकिन जल्दी लोगों ने रियलाइज किया कि इन एरियाज में जो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो पॉलिटिकल फ्रीडम को सपोर्ट नहीं करते। इन लोगों का पॉलिटिकल फ्रीडम क्रश किया गया जिसके कारण इन लोगों ने अब नेपोलियन को अपोज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सब टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 18th सेंचुरी में जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ये सब किंगडम्स में डिवाइडेड थे और यहाँ के जो रूलर्स थे वो इंडिपेंडेंटली इन एरियाज को रूल करते थे। लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जांपल है कि हैब्सबर्ग एम्पायर जिसने ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल किया, यहाँ पे किस तरह से डाइवर्स सोशल ग्रुप्स थे, यहाँ पर लिंग्विस्टिक डिविजन्स थे और ये जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे ये कॉमन एलिगेंस के थ्रू एम्परर से कनेक्टेड थे। फिर 18th सेंचुरी में सोसाइटी को थोड़ा सा डिस्कशन होगा कि सोसाइटी में एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप था, न्यू मिडिल क्लास ग्रुप इमर्ज हुआ 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ ही। ये जो एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप था इसके व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी लिविंग ओवर इन यूरोप इन द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी यूरोप में रहती थी उनके मेन फीचर्स क्या थे। तो मेन फीचर्स आप इसमें ये लिखोगे कि socially and politically landed aristocracy, they were the dominant class of the continent, they were connected with each other by a common way of life cut across the regional divisions, their families were connected by the ties of marriage. All these points will be written over here. Then after industrialization was felt in second half of 18th century, a new social class emerged in Britain and industrialization. It was felt in France and Germany in the 19th century. So, middle class emerged in these industrial cities in 18th and 19th century during Europe. ये जो नए सोशल ग्रुप्स इंडस्ट्रियल सिटीज में इमर्ज हुए थे ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थे, मिडिल क्लास जो कॉमन पीपल थे ये मजदूर थे। इसके अलावा जो मिडिल क्लास लोग थे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल। ये जो मिडिल क्लास के लोग थे सबसे पहले जो नेशनल यूनिटी का कॉन्सेप्ट है ये इन्हीं के मन में आया और इन्होंने ही चेंजेस के लिए जो मूवमेंट करना शुरू किया। ये लोग
एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को एबॉलिश करना चाहते थे, इसके लिए एफर्ट शुरू किया, नेशनल यूनिटी फॉर्म करने के लिए एफर्ट शुरू किया, धीरे धीरे ये लोग पॉपुलर होते चले गए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक सेंस में इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल सेंस में इसका क्या मतलब है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर पॉलिटिकल सेंस में पूछा जाएगा तो लिबरलिज्म ये एक लैटिन वर्ड लिबर से निकला हुआ है, मींस फ्री। इन पॉलिटिकल सेंस लिबरलिज्म इट स्टैंड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी of all before law. It also emphasized the concept of government by consent. ये पॉलिटिकल सेंस में लिबरलिज्म इसका ये मतलब था कि वोटिंग राइट जो है वो सिलेक्टेड लोगों को दिए जाएं, सिर्फ उन लोगों को, उन आदमियों को जिनके पास प्रॉपर्टी है, औरतों को नहीं दिए जाएं। इकोनॉमिक सेंस में Liberalism, it stood for abolition of state-imposed restriction on the movement of goods and capital. तो इकोनॉमिक सेंस में ये आपका जो गुड्स एंड कैपिटल के मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस थे उसको खत्म करना था। एग्जाम्पल आपका जर्मन कन्फेडरेशन का दिया हुआ है कि किस तरह से एक जब मर्चेंट जो हेम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग ट्रेवल करता था उसे 11 कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता था, उसे हर कस्टम बैरियर पे 5% ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो काफी हार्मफुल थे या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये रुकावट डाल रहे थे, जिसके कारण कस्टम यूनियन क्रिएट किया गया। कस्टम यूनियन जब 1832 में क्रिएट किया गया तो टैरिफ बैरियर्स एबॉलिश हो गए और जो नंबर ऑफ करेंसीज थी जर्मन कन्फेडरेशन में जो कि पहले 30 थी वो अब 2 हो गई, जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी तेजी से होना शुरू हुआ। अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815। After the defeat of Napoleon Bonaparte, European governments they were driven by a spirit of conservatism. बहुत सारे जो कंजर्वेटिव्स थे ये प्री रिवोल्यूशनरी डेज पर लौटना तो नहीं चाहते थे, लेकिन लौटना नहीं चाहते थे, उनका मानना था कि वहां पर लौटना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे और उनका मानना था कि अगर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्नाइज करना है या उनको स्ट्रांग बनाना है तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्न बना के हम मोनार्की को ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो इस तरह से 1815 में जो यूरोपियन पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव जो थे ये वियना में मिले और इन्होंने यूरोप के लिए एक सेटलमेंट ड्रॉ किया जो कि वियना कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस लिए गए और ये कॉन्फ्रेंस 1815 में ड्यूक मेटरनिक के लीडरशिप में ये हुआ। इस वियना कॉन्फ्रेंस के थ्रू बार्बन डायनेस्टी इसको फिर रिस्टोर कर दिया गया, इसके पावर को दोबारा स्थापित कर दिया गया। इसके बाद जब कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूरोप में एस्टैब्लिश हुई तो ये जो कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या ऑटोक्रेटिक रूल ये क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं कर सकता था। इन्होंने उन सारे एक्टिविटीज को सरप्रेस करना शुरू कर दिया जो कि इनको अपोज करते थे, इन पर क्वेश्चन रेज करते थे, जिसके कारण 1815 के बाद जो लिबरल नेशनलिस्ट थे अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन उन्होंने अंडरग्राउंड होकर क्योंकि भी जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे उसको अपोज करना कंटिन्यू रखा, लिबर्टी और फ्रीडम का फाइट कंटिन्यू रखा। एक ऐसे ही रिवोल्यूशनरी गिउसेप मैजिनी, इनके बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट्स आप लोग मेंशन करोगे कि इनका जो एफर्ट क्या था, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। नाउ कम टू द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848।
जब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स अपने पावर को कंसोलिडेट करने में लगे हुए थे, तो उस समय धीरे धीरे ये जो लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, ये आपस में एसोसिएट हो रहे थे, किससे? रिवोल्यूशनरी आइडिया से। और कई जगह पे जो लोग थे उन्होंने कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स को अपोज करना शुरू कर दिया था। एक ऐसा ही ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये वो इवेंट था जिसने नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को मोबिलाइज किया अमंग द एजुकेटेड एलीट अक्रॉस द यूरोप, और किस तरह से जो पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एजुकेटेड क्लास के अंदर देशभक्ति की भावना जगी। ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इस जो भी इंसिडेंट से समझ सकते हैं। तो ग्रीक रिवॉल्यूशन और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इवेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के आप लोग पॉइंट्स लिखोगे। नाउ रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ये जो देशभक्ति की भावना, नेशनलिस्टिक फीलिंग डेवलप हुआ था, ये सिर्फ वॉर, टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं हुआ था, इसमें कल्चर ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उन्होंने रीजन एंड साइंस के ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज किया। इन्होंने फोकस किया इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स पर। एक ऐसे ही रोमांटिक स्कॉलर, एक जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, इन्होंने कहा कि जो ट्रू सही जर्मन संस्कृति है ये जर्मनी के कॉमन लोगों से डिस्कवर की जा सकती है। और कैसे? कॉमन लोगों का जो फोक सॉन्ग है, फोक पोइट्री है या फोक डांसेस हैं, ये देश के ट्रू स्पिरिट को शो करते हैं और इसीलिए इन्हें पॉपुलराइज किया जाना चाहिए। रोमांटिसिज्म ये कल्चरल मूवमेंट था, ये किस तरह से पोलैंड में डेवलप हुआ, काफी इंटरेस्टिंग है, इसको देखना। तो आपका पोलैंड का इंसिडेंट, एंड ऑफ 18th सेंचुरी में पोलैंड का डिवीजन हो गया था रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया पे। वो पार्ट जो रशिया के अंडर में था हम उसकी बात करेंगे कि पोलैंड बेशक एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, लेकिन यहाँ के जो लोग अलग अलग यूरोपियन पावर्स के बीच में डिवाइड हुए थे, वहां के लोगों ने अपने नेशनल फीलिंग्स को जिंदा रखा म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। कैरोल करपिंस्की, इसने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया। कैसे? ओपेरा के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू। इन्होंने म्यूजिक का इस्तेमाल किया, ओपेरा का इस्तेमाल किया, फोक डांसेस जैसे पोलिनेज और मजूरका, ये जो फोक डांसेस थे इन सबको यूज किया लोगों के अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग को जगाने के लिए। और ये पोलिनाइज एंड मजूरका ये पोलैंड के नेशनलिस्ट सिंबल बन गए। लैंग्वेज ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और जो पोलैंड में क्लर्जी, जो रिलीजियस प्रीस्ट थे, इन्होंने चर्च में अब रशियन लैंग्वेज को ना यूज करके पोलिश लैंग्वेज को यूज करना शुरू किया। नेशनल रेजिस्टेंस के वेपन के रूप में बाद में इनको पनिश किया गया। 1830s का जो के बाद के जो साल थे इकोनॉमिक हार्डशिप के ईयर्स थे यूरोप में। क्या हुआ? आपका फूड शॉर्टेज था, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम थी, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल ज्यादा थे, तो लोगों ने इस जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के अपोज करना शुरू कर दिया। फिर ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट है 1845। सिलेसिया के जो वीवर्स हैं उन्होंने किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था, जो कि उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और उनसे फिनिश टेक्सटाइल जो है वो रिड्यूस प्राइस पे लेते थे, फोर्सफुली कम प्राइस पे लेते थे। तो ये जो आपका वीवर्स का रिवॉल्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स पे आप लोग देख लेना। देन 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और व्हाट वाज द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स
1848। तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से रिलेटेड या लिबरल्स के रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा इसमें आप लोग मेंशन करोगे कि मिडिल क्लास के जो लोग थे वो अब उनके डिमांड्स में कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल यूनिफिकेशन भी ऐड हो गया था। वो चाहते थे कि कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हो और जो किंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करे एंड किंग के पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चेक किया जाए। नेशनल यूनिफिकेशन जो स्मॉल एरियाज हैं उनको यूनाइट करके एक नेशन मॉडर्न स्टेट को बनाया जाए, जिसके लिए जर्मनी की हम बात करते हैं। तो जर्मनी के जो लोग थे वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का डिमांड करने लगे। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक प्रोसेशन के रूप में इन्होंने मार्च किया। ये लोग फ्रैंकफर्ट चर्च में असेंबल हुए जर्मनी के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और जब उन्होंने विल्हेम IV किंग ऑफ प्रशिया को ऑफर दिया कि वो यूनाइटेड जर्मनी के किंग बने, तो प्रशिया के किंग ने मना कर दिया। दूसरे रूलर्स के साथ मिलकर के इन्होंने इस इलेक्टेड असेंबली को अपोज किया। ये जो लिबरल्स का मूवमेंट था इसको क्रश कर दिया गया। तो ये वाले पॉइंट्स आप इसमें लिखोगे। नाउ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के थ्रू जर्मनी को यूनाइट करने की कोशिश की गई, लेकिन ये यूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाया। ध्यान रखना है हमको कि 18th सेंचुरी में जर्मनी ये कई सारे स्टेट्स में डिवाइडेड था। बाद में नेपोलियनिक वॉर के बाद ये नेपोलियन ने जो नंबर ऑफ स्टेट्स थे उनको यूनाइट करके जर्मन कन्फेडरेशन बनाया था। इसमें प्रशिया सबसे ज्यादा पावरफुल था। प्रशिया इट वाज डोमिनेटेड बाय बिग लैंडलॉर्ड्स नोन एज जंकर्स। 1848 फ्रैंकफर्ट असेंबली का जो एफर्ट था यूनिफिकेशन का, इसको जब सरप्रेस कर दिया गया तो इसके बाद जर्मनी के यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर ऑक्टो वन बिस्मार्क पे आ गई और इसने वॉर के थ्रू प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी की मदद ली और यूनिफिकेशन के लिए इसने 7 सालों के अंदर 3 लड़ाइयां लड़ी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस के साथ। फाइनली 18 जनवरी 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ एंड किंग केसर विलियम II ही बिकेम द न्यू एम्परर ऑफ जर्मनी। इटली यूनिफिकेशन ऑफ इटली यूनिफाइड। तो जर्मनी की तरह ही इटली भी डिफरेंट 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। कौन से 7 स्टेट्स थे आप इसको अपने आंसर में मेंशन करोगे। इटली के यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर केवोर ने उठाई। चीफ मिनिस्टर केवोर के बारे में आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फाइनली इटली का यूनिफिकेशन 1861 में कंप्लीट हुआ और विक्टर एम्यूनल II ही वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन और हाउ द मॉडर्न ब्रिटिश नेशन यूनाइटेड किंगडम वाज फॉर्म्ड। तो ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की स्टोरी हम लोग देखते हैं कि 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटेन एक यूनाइटेड नेशन नहीं था, ये डिफरेंट रीजन्स में बटा हुआ था और यहाँ के जो लोग थे वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते थे। लंदन में रहने वाले लोग, जो आपका लंदन के आसपास जो एरिया है वहां के लोगों को इंग्लिश बोला जाता था। फिर वेल्स, स्कॉट और आयरिश पीपल, ये जो ग्रुप्स थे इनके अपने खुद के कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। धीरे धीरे जो इंग्लिश रीजन था उसकी वैल्यू बढ़ती गई, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई और वो दूसरे नेशंस जो थे ब्रिटिश आइलैंड के, जैसे आयरिश पीपल, स्कॉटिश पीपल, उन पे अपने इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने में सक्सेसफुल हो गए। 1688 में एक लंबे कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने पावर पे कब्जा कर लिया और अब यहाँ पे
ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हुई। इंग्लैंड के जो लोग थे, ज्यादातर जो इंग्लिश मेंबर्स थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे। एक्ट ऑफ यूनियन इट वाज साइन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। एक्ट ऑफ यूनियन के बारे में, इसके मेन प्रोविजंस के बारे में आप मेंशन करोगे। फाइनली आयरलैंड को किस तरह से 1801 में ब्रिटेन में फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट कर लिया गया और इस तरह से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। विजुअलाइजिंग द नेशन। अब नेशन को कैसे मॉडर्न टाइम्स में विजुअलाइज किया गया? बाद में आर्टिस्ट ने जो नेशंस थे उनको फीमेल फिगर के रूप में पोर्ट्रे किया। फीमेल जो एलिगोरी थी नेशन की, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी पॉपुलर हो गई। फ्रांस में क्रिश्चियन मैरियाना, जो कि एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, उनको यूज किया गया। यह जो फीमेल एलिगोरी यूज की गई फ्रांस को विजुअलाइज करने के लिए, उसका नाम मैरियाना, क्रिश्चियन मैरियाना रखा गया। और हम कैसे पहचान सकते हैं क्रिश्चियन मैरियाना को? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, रेड कैप, ट्राई कलर एंड कोकेट, इसके बेसिस पे। जर्मेनिया, इट बिकेम द फीमेल एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में जर्मेनिया को दिखाया गया। वो ओक लीफ का क्राउन पहने हुए थी और जर्मनी में ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। लास्ट सब टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक जो नेशनलिज्म था, अब इसके अंदर जो लिबरल व्यूज थे, लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स, वो खत्म हो चुके थे और अब ये बहुत नैरो हो चुका था, बहुत ही संकीर्ण विचार हो चुका था, जिसके बहुत ही लिमिटेड एंड थे। यूरोप में सबसे सीरियस जो नेशनलिस्टिक टेंशन क्रिएट हुआ वो 1871 में था। किस एरिया में ये क्रिएट हुआ? बाल्कन रीजन में। बाल्कन रीजन क्या था? इसके ज्योग्राफिकल वेरिएशंस को आप मेंशन करोगे, ये बताओगे कि बाल्कन रीजन का एक बड़ा पार्ट ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। फिर बाद में धीरे धीरे जो बाल्कन ऑटोमन एम्पायर के जो डिफरेंट पार्ट्स थे, उन्होंने ऑटोमन एम्पायर से सेपरेट करने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। ऑटोमन एम्पायर ने कुछ समय तक उस स्ट्रगल को रेजिस्ट भी किया, उसका विरोध भी किया मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, लेकिन उन्हें सक्सेसफुल नहीं, कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिला। और जो यूरोपियन सब्जेक्ट्स थे, ये यूरोपियन नेशनलिस्ट ऑटोमन एम्पायर के, वो एक एक करके इसके कंट्रोल से बाहर होते चले गए, इंडिपेंडेंट होते चले गए। और बाल्कन के जो लोग थे, उनका जो क्लेम था आजादी को लेकर के, इस बेसिस पे था कि हिस्ट्री में, ठीक है, पुराने अतीत में वो एक आजाद देश थे और इसीलिए उनके पास आजाद होने का पूरा हक